नमस्कार। आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो अक्सर शायद उतनी चर्चा में नहीं रहता, लेकिन विधानसभाओं का काम बिना रुके चलता रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 180 की। हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर इसी अनुच्छेद पर है और ये बताती है कि कैसे राज्य विधानसभाएं तब भी अपना काम जारी रख सकती हैं जब उनके स्पीकर या डिप्टी स्पीकर मौजूद न हों। ये एक तरह से क्या कहें, पर्दे के पीछे का वो सिस्टम है जो लोकतंत्र की गाड़ी को रुकने नहीं देता है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस सिस्टम को समझें। आखिर होता क्या है जब सदन चलाने वाले मुख्य लोग ही सदन में ना हों? क्या कार्यवाही एकदम ठप हो जाती है या फिर कोई और रास्ता है? चलिए इसी व्यवस्था को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि जो सामग्री है उसमें अनुच्छेद 179 का भी जिक्र आता है, जिसमें स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया है। वो 14 दिन का नोटिस वगैरह। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सवाल उठता है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आए या मान लीजिए सामान्य अनुपस्थिति ही हो, तो सदन का काम कैसे चलेगा? खासकर तब जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही ना हो, फिर कौन चलाएगा सदन? हाँ, ये एक अहम सवाल है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। अनुच्छेद 180 असल में कहता क्या है? सामग्री के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत साफ सीधी उत्तराधिकारी योजना देता है। इसका क्लॉज 1 तो बिल्कुल सीधा है। अगर स्पीकर साहब नहीं हैं तो डिप्टी स्पीकर उनकी कुर्सी संभालेंगे, सदन चलाएंगे। ये तो काफी सामान्य लगता है। जी हाँ, क्लॉज 1 तो बिल्कुल सीधा और अपेक्षित ही है। स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर। ये सामान्य प्रक्रिया है दुनिया भर की विधानसभाओं में। लेकिन जो असली बात है और इस व्यवस्था की जो खूबसूरती है वो शायद क्लॉज 2 में है। ये तब काम आता है जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही अनुपस्थित हों। ऐसी स्थिति में इन दस्तावेजों के मुताबिक जो शक्ति है वो वापस सदन के पास चली जाती है। सदन अपने सदस्यों में से ही किसी एक को उस बैठक के लिए या उस सत्र के कुछ हिस्से के लिए अध्यक्षता करने के लिए चुन सकता है। अच्छा, तो ये अधिकार वापस सदन के सदस्यों को ही मिल जाता है। ये तो सदन की अपनी स्वायत्तता, उसकी सामूहिक शक्ति को दिखाता है। लेकिन ये चुनाव होता कैसे है? क्या कोई तय प्रक्रिया है इसके लिए? सामग्री क्या बताती है इस बारे में? क्या सबसे वरिष्ठ सदस्य को चुनते हैं या कोई वोटिंग होती है या कैसे? हाँ, देखिए, सामग्री में दोनों संभावनाओं का जिक्र मिलता है। क्लॉज 2 खुद ये कहता है कि सदन निर्धारित नियमों के अनुसार किसी सदस्य को चुनेगा। व्यवहार में, जैसा कि इन नोट से भी पता चलता है, ये सदस्य या तो सदन में सबसे अनुभवी मतलब सीनियर सदस्यों में से एक हो सकते हैं, जिन्हें शायद आपसी सहमति से चुन लिया जाए, या फिर सदन बाकायदा एक औपचारिक प्रस्ताव लाकर उस पर वोटिंग करके या सहमति से किसी सदस्य को इस जिम्मेदारी के लिए चुन सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम निर्णय सदन का ही होता है। ये पूरी तरह सदन के विवेक पर है कि वो किसे इस भूमिका के लिए ठीक समझता है। ये दिलचस्प है कि प्रक्रिया को लचीला रखा गया है। अच्छा, तो मान लीजिए सदन ने किसी सदस्य को चुन लिया। अब आता है क्लॉज 3। सामग्री कहती है कि ये क्लॉज उस चुने हुए सदस्य को स्पीकर की सारी शक्तियां दे देता है। ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। ये सिर्फ नाम के लिए अध्यक्षता नहीं हुई, फिर उनके पास असली अधिकार होते हैं। बिल्कुल, और यही इस प्रावधान का सबसे अहम पहलू है। क्लॉज 3 साफ कहता है कि इस तरह चुना गया सदस्य जब तक वो अध्यक्षता कर रहा है या कर रही है, उसे स्पीकर के पद से जुड़ी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वो स्पीकर के सभी कर्तव्यों का पालन भी करेगा या करेगी। इन दस्तावेजों में ये भी साफ किया गया है कि इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे सदन की कार्यवाही चलाना, मतलब कौन कब बोलेगा, किस मुद्दे पर बहस होगी वगैरह, नियमों की व्याख्या करना, पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर पर रूलिंग देना, सदन में अनुशासन बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर वोटिंग करवाना और नतीजे घोषित करना। ये सब कुछ ये सुनिश्चित करता है कि सदन का काम पूरी क्षमता से चलता रहे, कोई रुकावट या कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो अस्थायी पीठासीन अधिकारी हैं, ये महज एक जिसे कहते हैं काम चलाऊ व्यवस्था नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सशक्त होते हैं। सही कहा आपने। इसे आप ऐसे समझ सकती हैं कि ये सिर्फ कुर्सी भरने के लिए नहीं है, बल्कि उस कुर्सी से जुड़े सारे अधिकार और सारी जिम्मेदारियां उस व्यक्ति को सौंपी जाती हैं, चाहे वो कुछ घंटों के लिए हो या कुछ दिनों के लिए। मुख्य उद्देश्य, जैसा कि ये सामग्री बार बार बताती है, वो है विधायी निरंतरता यानी लेजिस्लेटिव कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखना। लोकतंत्र में विधायिका का काम रुकना नहीं चाहिए। और अनुच्छेद 180 इसी सिद्धांत को आप कह सकती हैं जमीनी हकीकत बनाता है।
ये एक तरह की संवैधानिक गारंटी है कि सदन हमेशा चलता रहेगा, क्रियाशील रहेगा। हाँ, ये बात तो समझ आती है। लेकिन यहाँ एक और बात सोचने वाली है। इसके पीछे की सोच। मुझे हमेशा लगता है कि क्या संविधान बनाते समय इतनी सब बारीकियों पर सोचा गया होगा? इन नोट्स में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र है। उनका क्या नजरिया था इस व्यवस्था पर? क्या ये बस एक तकनीकी चीज थी या इसके पीछे कोई गहरा विचार था? नहीं, ये महज एक तकनीकी नियम नहीं था, ये एक सोची समझी संवैधानिक सोच का हिस्सा था। सामग्री डॉक्टर अंबेडकर का हवाला देती है। उन्होंने संविधान सभा में बहस के दौरान इस बात पर बहुत जोर दिया था कि विधानमंडल का काम किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। उनका मानना था कि विधायिका लोगों की आवाज है और ये आवाज कभी बंद नहीं होनी चाहिए। ये जो क्रम है, स्पीकर नहीं तो डिप्टी स्पीकर और वो भी नहीं तो सदन द्वारा चुना गया सदस्य, ये इसी निर्बाध संचालन मतलब अनइंटरप्टेड फंक्शनिंग को पक्का करने के लिए जानबूझकर बनाया गया था। और ये सिर्फ राज्यों की विधानसभाओं तक ये सीमित नहीं है ना? शायद केंद्र में भी ऐसा ही कुछ होगा। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं है। ये दस्तावेज बताते हैं कि ये व्यवस्था लोकसभा के लिए बनाए गए अनुच्छेद 95 की बिल्कुल समान है, हूबहू। अनुच्छेद 95 भी ठीक यही बात कहता है कि लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की गैर मौजूदगी में सदन अपने किसी सदस्य को अध्यक्षता के लिए चुन सकता है। इससे पता चलता है कि संविधान बनाने वालों ने पूरे भारत में मतलब केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी निकायों के कामकाज में एक रूपता और निरंतरता लाने की कोशिश की। सही कहा। ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है जो हमारे संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती है। ये दिखाता है कि संस्थागत प्रक्रिया व्यक्ति विशेष से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही कहा। ये तो हुई सिद्धांत की बात, इतिहास की बात, लेकिन क्या ये अनुच्छेद सिर्फ किताबों की शोभा बढ़ा रहा है या असलियत में भी इसका इस्तेमाल होता है? क्या सामग्री में हाल के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां अनुच्छेद 180 क्लॉज 2 को लागू करने की जरूरत पड़ी हो? क्योंकि असल परीक्षा तो तभी होती है। हाँ, बिल्कुल। और यही इस अनुच्छेद की प्रैक्टिकलिटी और रेलेवेंस को साबित करता है। देखिए, किताबी नियम तभी अच्छे लगते हैं जब वो जरूरत पड़ने पर काम आए। इन नोट्स में हाल के कुछ सालों के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा 2024-25 के सत्र के दौरान और महाराष्ट्र विधानसभा 2023 में। ऐसी स्थितियां बनी जहां इस प्रावधान का इस्तेमाल हुआ। हालांकि उनका बहुत ज्यादा विवरण यहाँ नहीं है, लेकिन पंजाब विधानसभा का 2024 का मामला काफी विस्तार से दिया गया है और वो समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, पंजाब वाला मामला बताइए, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से। क्या हुआ था वहाँ? जी, 2024 में पंजाब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है बजट सत्र। उस समय विधानसभा के जो स्पीकर थे सरदार कुलतार सिंह संधवा, वो किसी सरकारी दौरे पर विदेश गए हुए थे। और संयोग देखिए, उसी दौरान जो डिप्टी स्पीकर थे श्री जय किशन रोड़ी, वो भी सदन में उपस्थित नहीं थे, शायद किसी और वजह से। अब स्थिति बिल्कुल वही बन गई जिसके लिए अनुच्छेद 180(2) बनाया गया है, यानी सदन के दोनों स्थायी पीठासीन अधिकारी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, दोनों अनुपस्थित थे। बाप रे, यानी इतना महत्वपूर्ण सत्र, बजट सत्र, और सदन बिना किसी पीठासीन अधिकारी के? जी। तो फिर कार्रवाई कैसे चली? रुकावट आ गई होगी? नहीं, यहीं पर अनुच्छेद 180(2) काम आया। जैसा कि ये सामग्री बताती है, पंजाब विधानसभा ने स्थिति को समझा और तुरंत एक औपचारिक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के जरिए सदन ने सर्वसम्मति से अपने एक वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य श्री गुरमीत सिंह मीठहेर को उस सत्र की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए चुना। और उन्होंने न सिर्फ अध्यक्षता की, बल्कि पूरे बजट सत्र की कार्यवाही का सफलतापूर्वक संचालन भी किया। इसमें बजट पर बहस करवाना, उसे पारित करवाना, ये सब शामिल था। ये इस बात का एकदम जीता जागता सबूत है कि ये व्यवस्था कितनी कारगर है और जरूरत पड़ने पर कितनी अहम भूमिका निभा सकती है। वाह, कमाल है। यानी बजट सत्र जैसा महत्वपूर्ण और अक्सर गर्मागर्म बहस वाला काम भी इस अस्थायी व्यवस्था के तहत ठीक से हो गया। ये तो वाकई दिखाता है कि ये प्रावधान सिर्फ किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए नहीं है, बल्कि सच में सदन को पूरी तरह फंक्शनल बनाए रखने में सक्षम है। इसने तो मेरी समझ को और पक्का कर दिया है। निश्चित रूप से ये उदाहरण इस बात को दिखाता है कि हमारा संवैधानिक ढांचा कितना लचीला और कितना व्यवहारिक है। ये पक्का करता है कि सदस्यों की व्यक्तिगत अनुपस्थिति संस्था के काम में बाधा न बने, खासकर जब महत्वपूर्ण विधायी काम निपटाने हो। ये तो हुई सदन के अंदर की बात।
पर क्या कभी न्यायपालिका ने मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इस व्यवस्था पर कोई टिप्पणी की है? क्या अदालतों ने इसकी वैधता या इसके महत्व को माना है? इन दस्तावेजों में शायद कुछ संकेत थे इस बारे में। इस अवलोकन में, जैसा कि नोट्स में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पुष्ट किया, कंफर्म किया कि अनुच्छेद 180(2) या केंद्र के लिए अनुच्छेद 95(2) जैसे प्रावधानों के तहत जब किसी सदस्य को अस्थायी रूप से पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो उसे बिना किसी देरी या शक के स्पीकर की पूरी शक्तियां और अधिकार मिल जाते हैं। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि यह अस्थायी व्यवस्था पूरी तरह वैध है और शक्तिशाली भी। या देरी नहीं होनी चाहिए। जो सदस्य चुना गया है वो तुरंत प्रभावी रूप से काम कर सकता है या कर सकती है। ये अवलोकन इस बात के महत्व को बताता है कि किसी भी कीमत पर विधायी प्रक्रिया में कोई शक्ति शून्य मतलब पावर वैक्यूम या प्रक्रियात्मक ठहराव मतलब प्रोसीजरल हॉल्ट नहीं आना चाहिए। न्यायपालिका भी यही मानती है कि सदन का काम बिना रुके चलना सबसे जरूरी है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, अनुच्छेद के प्रावधान, डॉक्टर अंबेडकर की सोच, ये पंजाब वाला उदाहरण और सुप्रीम कोर्ट का नजरिया, तो ये अनुच्छेद 180 वास्तव में विधानसभाओं के लिए एक बहुत ही मजबूत बैकअप योजना या कहें कि एक संवैधानिक सेफ्टी नेट जैसा लगता है। जैसे आपने कहा था, विमान में मुख्य पायलट के साथ कुछ हो जाए तो को पायलट कमान संभाल लेता है, वैसा ही कुछ। आपकी ये उपमा बिल्कुल सही बैठती है। इन दस्तावेजों में भी इसे विधानसभा की बैकअप योजना या सुरक्षा जाल, सेफ्टी नेट ही कहा गया है। ये सुनिश्चित करता है कि पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण, चाहे वो वजह बीमारी हो, कोई जरूरी यात्रा हो या मान लीजिए कोई विवाद हो जिसके चलते वो अध्यक्षता ना कर पा रहे हो, जैसे अगर उनके खिलाफ ही कोई प्रस्ताव पेंडिंग हो या कोई और भी अप्रत्याशित वजह हो, विधानसभा का जो मुख्य काम है यानी कानून बनाना, बजट पास करना, जनता के मुद्दों पर बहस करना, ये सब बिना रोके चलता रहे। ये निर्बाध शासन यानी अनइंटरप्टेड गवर्नेंस और एक जीवंत लोकतंत्र को बनाए रखने का एक बहुत ही बुनियादी पहलू है। ये दिखाता है कि हमारी व्यवस्था व्यक्तियों पर नहीं बल्कि प्रक्रियाओं और संस्थाओं पर टिकी है। बिल्कुल। पर संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 180 एक साफ, तार्किक और बहुत सोची समझी प्रणाली देता है। अध्यक्षता का प्रवाह स्पीकर से डिप्टी स्पीकर तक और जरूरत पड़े तो सदन द्वारा चुने गए किसी सदस्य तक पहुंचता है। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि सदन का महत्वपूर्ण काम बिना किसी बाधा के आराम से चलता रहे। लोकतांत्रिक कामकाज के लिए ये वाकई एक अनिवार्य और बहुत ही प्रशंसनीय तंत्र है। जी, ये वास्तव में हमारे संविधान बनाने वालों की असाधारण दूरदर्शिता को दिखाता है और उनके द्वारा बनाए गए संवैधानिक ढांचे के लचीलेपन को भी। उन्होंने भविष्य में आ सकने वाली चुनौतियों की कल्पना की और उनके समाधान पहले से ही संविधान में डाल दिए। ये पक्का करता है कि हमारी विधायी संस्थाएं मजबूत बनी रहें और अपना कर्तव्य निभाती रहें, चाहे हालात कैसे भी हों। बिल्कुल। अच्छा, इस चर्चा को खत्म करने से पहले यहाँ एक सोचने वाला सवाल है। ये इस पूरी चर्चा और जो स्रोत सामग्री हमने देखी उसी से मेरे मन में आ रहा है और शायद इसका संकेत सामग्री में भी कहीं ना कहीं हो। हमने ये तो स्थापित कर लिया कि अनुच्छेद 180(2) के तहत जो सदस्य चुना जाता है, अस्थायी पीठासीन अधिकारी, वो स्पीकर की सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। तो सवाल ये है कि क्या स्पीकर को हटाने की जो प्रक्रिया है, जिसका जिक्र हमने शुरू में अनुच्छेद 179 के हवाले से किया था, जिसमें 14 दिन का नोटिस और सदन के बहुमत की जरूरत होती है, क्या वही प्रक्रिया इस अस्थायी पीठासीन अधिकारी पर भी लागू होगी अगर मान लीजिए उसे हटाने की नौबत आ जाए? क्योंकि शक्तियां तो उसे पूरी मिल रही हैं, तो क्या जिम्मेदारियां और हटाने की प्रक्रिया भी वही होगी? ये एक पेचीदा नुक्ता है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है और शायद इस पर स्थिति उतनी स्पष्ट न हो, इस पर विचार किया जा सकता है।